नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। इस खास पेशकश में बात होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल 2024 को लेकर एक और राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी हैं, तो वहीं साथ ही दूसरी ओर अपने राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए किसी गठबंधन में शामिल होने का निर्णय ले रही है। इसी क्रम में सबकी निगाहें बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिकी हुई हैं। हालांकि मायावती पहले ही आगामी चुनाव में एकला चलो का रास्ता अपना चुकी हैं, लेकिन एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस के सहयोगी दल के नेता मायावती को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और उधर मायावती ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए इंडिया गठबंधन के साथ न जाने की मंशा बना ली है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि योगी सरकार ने अगर अपनी दरियादिली बहन जी पर दिखाए तो यूपी में बीजेपी गठबंधन को क्लीन स्वीप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब गेंद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पाले में है। दरअसल इस वक्त देश में दो गठबंधन तैयार हैं। एक एनडीए जिसमें बीजेपी के साथ सुभाषपा अपना दल, एस निषाद पार्टी समेत अन्य पार्टी शामिल हुई। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस कांग्रेस, सपा, आरएलडी अपना दल और कामरेवादी समेत अन्य दल साथ में है। और इसके साथ ही बीजेपी के अलावा अगर बात किया जाए, कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो अकेले दम पर ताल ठोक रही हैं, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी। इसी के चलते जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, बसपा केंद्र बिंदु में आ गई है। इन सबके बीच खबर ये सामने आ रही है कि 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। क्या बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है? खबरों की माने तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बसपा की टॉप लीडरशिप में ऐसी कोई बात नहीं चल रही है और न ही गठबंधन को लेकर औपचारिक चर्चा शुरू हुई है। ऐसे में फिलहाल तो बसपा का गठबंधन होता नहीं दिख रहा है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जन्मदिन के मौके पर मायावती करेंगी 2024 पर फैसला इंडिया गठबंधन के साथ या एकला चलो पर होगा खुलासा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए अभिषेक सिंह की खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल रणनीतियां बनाने में जुटे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन लगातार उत्तर प्रदेश में घटक दलों के साथ न सिर्फ सीट शेयरिंग बल्कि सबसे अहम बसपा सुप्रीमो मायावती से बातचीत की कवायद शुरू कर चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि 15 जनवरी को जिस दिन बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन होता है, उस दिन वो कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। ऐलान ये भी हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेंगी। हालांकि ये बातें महज कयासे हैं या हकीकत बनेगी, ये 15 जनवरी को वो खुद ही तय करेंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ना सिर्फ कई सारी उथल पुथल देखने को मिलेगी, बल्कि समीकरण भी तेजी से बदलते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। 2024 के लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी या बीजेपी में जाएंगी। बहरहाल हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। तंजीम अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। रजा रिजवी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। रजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तंजीम अहमद, मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि देखिए कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस लेकर चल रही है और ये माना जा रहा था कि मायावती आपके साथ आ सकती है। इस बात का सस्पेंस अभी बरकरार। क्या आपको लगता है कि बहन जी कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए अपनी हाथी की सवारी लेकर आ सकती हैं क्या? देखिए, मायावती जी बेहद वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश की, और उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहद अहम योगदान रहा और देश की राजनीति में भी उनका बेहद अहम योगदान रहा है। मायावती जी समय समय पर देश के जो भी बेहतरी के लिए सही होगा वो सही फैसला हमेशा लेती रही और लेती रहेंगी। तो जाहिर सी बात है, इस बात का जो पक्ष है वो बसपा का प्रवक्ता होंगे वो रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पक्ष यही है कि मायावती जी का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बहुत इज्जत की है।
मायावती जी ने जिस तरीके से राजनीति में जो योगदान उन्होंने खासकर दलित और शोषित और वंचितों के लिए जो किया है वो बेहद अविस्मरणीय है। तो देश और प्रदेश की राजनीति में उनका बहुत अहम योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो, राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि 2022 का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिलकर लड़ना चाह रही थी, लेकिन किसी भी वो गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। कांग्रेस पार्टी इस बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ही के बारे में बिल्कुल सही बात है कि उनका आगामी मकसद क्या होगा। लेकिन कहने का मतलब ये, मायावती जी का योगदान को कांग्रेस पार्टी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ये बीएसपी वाले अच्छे बता सकते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन एक बात की, मायावती ने अभी 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया, सुरक्षा की अपनी बात कही थी और गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र कर दिया था। अगर वो बहन जी इन केस, ये संभावनाओं की बात करते हैं कि इंडिया अलायंस के अगर मायावती पार्ट हो जाती है, अखिलेश यादव भी वहां है, कहीं न कहीं तंज भी कस रही हैं, तो क्या सामंजस्य स्थापित हो पाएगा? निश्चित रूप से पहले भी, पिछला भी 2019 का चुनाव बसपा और सपा के गठबंधन में लड़ा गया। और जाहिर सी बात है, आज की अगर मैं अभी की बात करूं तो मायावती जी इंडिया घटक दल का हिस्सा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी इंडिया घटक दल का बहुत अभिन्न हिस्सा है। तो जो भी फैसला होगा एक कंसेंसस के साथ ही फैसला होगा। जो भी फैसला होगा, जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी हमारी बहुत अभिन्न अंग है, हमारी एलआई है, तो बिना उनके कंसेंसस के, बिना उनके कोई फैसला नहीं होने जा रहा है। मायावती जी अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं, ये आपको ही पता है। आगे क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन जो भी फैसला होगा सबके साथ बैठ के बात करके सामंजस्य बैठा के ही फैसला होगा, ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ। बिल्कुल दीपक सोनकर जी, मेरा सवाल ये कि देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरिया दिली दिखाते हैं और एनडीए की पार्ट बहन मायावती हो जाती हैं, तो कमल और ज्यादा खिलाने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्या मान रहे हैं कि आप लोग दरिया दिली दिखाएंगे? देखिए सौरभ जी, दरिया दिली तो है ही पार्टी के अंदर। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जनता की योजनाओं के साथ जुड़ करके और गरीब कल्याण की योजनाएं लोगों तक पहुंची है। और रही बात, ठीक बात कही हमारे तंजीब भाई ने, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई हैं हमारे, ठीक बात कही कि मायावती जी का अपना कद है उत्तर प्रदेश के अंदर, अपनी लीडरशिप है, निश्चित रूप से लीडरशिप है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। एक बात उन्होंने कहा, हमने बहुत इज्जत करते हैं। अब आप बसपा की इज्जत कर रहे हैं, तो आप जिस घटक दल के साथ जुड़ गए हैं, जिसको अभी आपने बोला कि हमारे अखिलेश जी पहले से ही घटक दल बन चुके हैं, जो INDA के घटक दल है, तो वो गेस्ट हाउस का करके उन्होंने कितनी इज्जत करी थी, तो फिर आप अगर उनकी इज्जत कर रहे हैं तो फिर अखिलेश जी की बेइज्जती कर रहे हैं। और जब अगर कांग्रेस लगातार, बहन कुमारी मायावती जी ने हर पहलू से, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो, चाहे वो किसी पहलू से, सीधे सीधे कहा कि इस बार चुनाव अकेले लड़ने की इच्छा है, अकेले ही लड़ेंगे, और अकेले लड़कर के इन्होंने दिखाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यही है, मैं गठबंधन की बात कह रहा हूँ कि गठबंधन जिससे होगा वो करेंगे, उनका अपना निर्णय है। वो बसपा के लोग अच्छा बताएंगे किससे उनका गठबंधन होगा और किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे जी। मगर सबसे बड़ी बात है, जब भी बसपा का गठबंधन किसी पार्टी या किसी दल से हुआ है, उसके वोटिंग परसेंटेज में अंतर आया है, और ये विषय बहन मायावती जी बहुत अच्छे से जानती है, और पूरी बसपा संगठन भी। ठीक है, मगर मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ प्रभावित होकर के देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए सेवा संकल्प के साथ अगर कोई बढ़ना चाहता है, तो कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो अपने विचारों को बदल करके जनता के निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए। ये तो राजनीतिक बात होगी। ठीक है राजा रिजवी साहब, मेरा सवाल आपसे कि देखिए, बहन मायावती जी की अब बात जो है, पेच ये फंस रहा है कि वो इंडिया अलायंस के साथ चली जाएंगी या एनडीए के साथ जाएंगी। अब कुछ दिन पहले से आप बयानबाजी सुन रहे होंगे या ट्विटर के माध्यम से एक्स पर लिख रही है, असुरक्षा व्यक्त कर रही हैं, और उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया और समाजवादी पार्टी को लेकर। और समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का पार्ट है। तो आपको क्या लगता है कि एक हम संभावनाओं पे बात कर सकते हैं, हम पुख्ता तौर पे तो नहीं कह सकते, वो तो वो खुद जाने, अपने जन्मदिन पर बता देंगे कहां जाना है। क्या लग रहा है आपको
रिजवी साहब। देखिए ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले मायावती और समाजवादी पार्टी में आपस में जो है वाक युद्ध आप कह सकते हैं हुआ। लेकिन दिल्ली के अंदर जब समाजवादी पार्टी की बैठक इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक जब कांग्रेस से सीटों के बंटवारे पर बातचीत हुई और उस बंटवारे के बाद आप देखिए कि अखिलेश यादव ने एक बयान भी दिया कि मायावती जी बड़ी वरिष्ठ नेता हैं और उनके सम्मान में समाजवादी पार्टी के किसी लीडर को कुछ नहीं कहना है और वो जो है उनका सम्मान है। तो ये जो एक शब्द आया है सम्मान है और वरिष्ठ नेता हैं, इससे पहले भी उनको मालूम था कि वो वरिष्ठ नेता हैं और जो है राजनीतिक जाहिर सी बात है कि वरिष्ठ लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और एक बड़ी पार्टी चला रही हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत पार्टी थी। तो कहीं ना कहीं ये बात सीटों के बंटवारे पे जब हुई है समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी हल्की से बैकफुट तो नहीं कहूंगा लेकिन हल्की में अपनी नजरिया उसने चेंज किया है। दूसरे मायावती, आप देखिए कि मायावती के आने जाने की बात जब शुरू हुई है तो अभी स्मारक घोटाले में रिटायर्ड इंजीनियर्स के ठिकानों पर छापे डाले गए कल। तो अब जरा से ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है वो देखती है, समझती है कौन कहाँ जा रहा है, कौन कैसे क्या रहा है, उस पर रहती है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी अलग है, ईडी अपना अलग काम करती है। लेकिन अब कहने को लोग जो कहें, लेकिन अब एक संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं अपना काम करती रहती हैं। तो अभी यही स्मारक घोटाला जो है बड़ा घोटाला, छोटा घोटाला नहीं, 1400 करोड़ रुपए का घोटाला है बताया जाता है। उसमें सच्चाई क्या है वो तो जांच का विषय है। लेकिन जो है आय से अधिक संपत्ति पे सीपी सिंह पर जो है वो मुकदमा दायर करके सब कल जो है कई जगह जो है उनके ठिकानों पर छापे मारे गए। तो जो कहा यह जा रहा है कि 15 जनवरी को कोई निर्णय लेंगी, आपने अपने इसमें ही बताया, आपके ही लोगों ने बताया कि नहीं साहब ऐसा नहीं लगता है कि कोई उस पर निर्णय लेंगी कि वो एनडीए में जाएंगी कि इंडिया गठबंधन में जाएंगी। लेकिन एक बात ये भी उभर के आई है कि वो तीसरे मोर्चे की, जैसे आईएम के साथ वो जो है वो सहयोग करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, एक बात आई है। लेकिन अभी सच्चाई क्या है ये भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि उधर जो पश्चिम की तरफ मुरादाबाद है, सहारनपुर है, तो ये सब वहां जो है मुस्लिम बेल्ट काफी है, मुसलमानों की एक संख्या अच्छी है। तो अगर आईएम के साथ वो मिलकर लड़ती हैं मायावती तो एक तीसरा मोर्चा एक तैयार होगा। मायावती हमें लगता है कि जब तक इलेक्शन का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक वो किसी घटक में मिलने की कोशिश वो नहीं करेंगी कि इंडिया गठबंधन में जाएं। अगर उनको मिलना होगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि जो है वो मायावती। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, ठीक है मनीष अग्रवाल जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने सुना, एक राजनीतिक विश्लेषण मैं चाहता हूं आपसे कि देखिए अगर मायावती इंडिया अलायंस का पार्ट हो जाती हैं तो क्या फायदा नुकसान होगा, या एनडीए का अगर अलायंस में वो चली जाती या एकला चलो रे का जो एक सिद्धांत है उस पर चलती हैं, तो आपका क्या विश्लेषण है, दर्शकों को बताएं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज आपने देखा होगा बीएसपी ने एक नंबर रिलीज करा है लोगों को जोड़ने की। तो ये एक नई पहल है मायावती जी के लिए कि आप उस पर मिस्ड कॉल दीजिए और आप बीएसपी से जुड़ जाएंगे। तो एक तरीके से वो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज है कि जो पहले पुराने 10 सांसद हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ सपा में, कुछ कांग्रेस में, कुछ बीजेपी में टिकट लेके चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मायावती जी के लिए एक वो भी मुद्दा है। तीसरी चीज मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि विपक्ष को ये परेशानी है, जैसे सपा है और कांग्रेस है, कि मायावती जी एक विशेष दर्जे को फिर टिकट्स देती हैं और उसका चुनाव में एक अलग इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वोटर जो है वो भाजपा का नहीं है। तो उस वोटिंग पैटर्न से विपक्ष को ये इम्पैक्ट आता है कि उनके वोट कम हो जाते हैं और भाजपा के अकाउंट में वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मुझे अभी यही लगता है अपने अनुमान से कि मायावती जी अभी किसी के साथ नहीं जाना चाहेंगी। वो एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी और वो अपनी स्थिति का आकलन करेंगी। जैसा कि आपने देखा होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले भी उन्होंने कहा था, उन राज्यों के चुनाव के पहले, कि हम चुनाव के रिजल्ट के बाद अपना आकलन करेंगे और हम किसी प्रकार सरकार में जोड़ना चाहेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, उनकी पार्टी के जो भी लोग जीत के आते थे उनकी गिनती बहुत ज्यादा नहीं होती थी, तो वो सत्ताधारी पार्टी में पूर्ण विलय कर जाते थे। इन चीजों को बचाने के लिए मायावती जी ने ये बोला था। तो हमें ये उम्मीद है कि मायावती जी ये चुनाव अपने ही दम पे लड़ेंगी और उसके बाद ये निर्णय लेंगी जब रिजल्ट आता है कि क्या वो उस गठबंधन के साथ सरकार में शामिल होना चाहेंगी जो केंद्र में आ रहा है। बिल्कुल।
ठीक है दीपक जी, मेरा सवाल ये आपसे कि देखिए आप लोग 24 की तैयारियां कर रहे हैं और बीजेपी हर एक पॉइंट्स को अभी से लगी हुई है। आपने टारगेट भी रख लिया है कि 80 सीटें लेकर आएंगे, यानी आप 100% मार्क्स जो है उत्तर प्रदेश में लेकर आना चाहते हैं। उस लिहाज से अगर आपका वोट परसेंटेज भी बढ़े, लोग आपसे खुश हों, तभी तो जाकर मामला बनेगा। क्योंकि मायावती की अगर बात करें तो उनका एक सेट टारगेट है और एक सेट वोट बैंक भी है। तो क्या आपको लगता है कि इस सेट टारगेट और सेट वोट बैंक को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करें? और क्योंकि अगर नहीं तो मायावती को डिफीट भी करना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आपके साथ आती हैं तो आपके लिए फायदा होगा ही। बहरहाल अगर आगे की रणनीतियों की अगर बात करें तो कैसी रणनीतियां आप लोग बना रहे हैं? देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर चुनाव की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को किसी भी लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मनाती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ मीन बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाने का काम करता है और सरकार की योजनाएं लाभार्थी तक कैसे पहुंची और कितनी योजनाएं पहुंची उसकी पूरी साझी के साथ जनता तक अपनी बात पहुंचाने का काम करता है। रही बात जिस तरीके से अगर आप परिणाम की बात करेंगे तो 2014 से लेकर के लगातार जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और सबसे बड़ी बात ये है सौरभ जी कि जनता परसेप्शन के साथ, जनता आत्मप्रसन्न के साथ है। किसने उन योजनाओं से लोगों को जोड़ने का काम किया और किसने उन योजनाओं से लोगों से तोड़ने का काम किया। किसने उन गरीब कल्याणों के आवासों को तोड़ने का काम किया, किसने उन गरीबों को आवास से जोड़ने का काम किया, किसने उन दलितों पर अत्याचार करने का काम किया, किसने उन दलितों को नेतृत्व देकर के सशक्त बनाने का काम किया, किसने अच्छी सड़कों की व्यवस्था करने का काम किया, किसने हल्की सड़कों को देने का काम किया, किसने अपराधियों को संरक्षण, माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया और उत्तर प्रदेश से माफियाओं को भगाने का, अपराधियों को जेल में भेजने का काम किया। तो ये एक परसेप्शन है, जनता उस परसेप्शन के साथ चल रही है और ये 2014, 2017, 2019, 2022 और नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव के परिणाम भी देखते हैं कि जनता उस परसेप्शन के साथ है जो गरीब कल्याण की योजना लोगों तक छोड़ने का। तमजीम अहमद साहब, मेरा सवाल आपसे, देखिए कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और अभी आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाला और कितना लाभ हुआ कितना नुकसान हुआ ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। और भारत को अब न्याय दिलाने के लिए आप यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो जनाधार है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग देश की सबसे पुरानी पार्टी हाशिए पे चल रही है। आप लोग कैसी रणनीतियां बना रहे हैं कि 2024 का ये जो लोकसभा का चुनाव होगा कम बैक करें आप? नहीं, बिल्कुल सौरभ जी, उत्तर प्रदेश बिल्कुल हमारे लिए परिस्थिति कुछ वक्त से पिछले लगभग कई दशकों से अच्छी नहीं रही निश्चित रूप से। और हम लोगों ने प्रयास किया है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ऐसे पेड़ लगाए, ऐसे वृक्ष लगाए जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया। आप यकीन मानिए 10 दिन राहुल जी करीब 11 दिन उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक उत्तर प्रदेश में रहने वाली, करीब 1000 किलोमीटर चलने वाली है। और आप 2009 में का इतिहास एक बार याद होगा आपको कि जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 22 सीटें जीती थी। और निश्चित रूप से इस यात्रा से राजनीतिक परिदृश्य बहुत जबरदस्त तरीके से बदलेगा, इतना विश्वास हमको भी और जनता को भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निरंकुश शासन चलाया। अभी आपके भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, कानून राज की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कारी भाजपा कार्यकर्ता निकले। तो आप समझ सकते हैं, और उनको बचाने के लिए कितना प्रयास, 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी हो पाई। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था पे बोलती है जबकि इनके खुद के पदाधिकारी बलात्कार कर रहे हैं बेटियों के साथ। तो मेरा दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा इन्हीं सब मुद्दों के खिलाफ जो भी अन्याय देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार कर रही, उसके लिए राहुल जी मणिपुर से मुंबई तक यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल छोटा सा और जनता की परसेप्शन है। अब आप तो ग्राउंड पे रहते हैं, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। अगर इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनावी नेता हैं, चुनाव से पहले दिखते हैं, इसके बाद ग्राउंड पर आते ही नहीं। क्या इस बात में सत्यता है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो जन जन से कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। इस देखिए
सौरभ जी, इतिहास में लिखा जाएगा कि इतनी बड़ी पैदल यात्रा कभी नहीं चली। अगर इसके बावजूद भी अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो इस सवालों का क्या जवाब दिया जा सकता है? 4000 किलोमीटर, ये बता दीजिए सौरभ जी, आप भी इतने दिन से राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं लोगों को, कौन सा नेता जो 4000 किलोमीटर तक चला है? हाँ। महात्मा गांधी जी के बाद राहुल जी ऐसे नेता हुए हैं जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गए। जन जन से जुड़ने के लिए ही गए ना भाई। हम लोगों ने लोगों से बात किया, लोगों से संवाद किया, और राहुल गांधी जी इतने टाइम तक सड़कों पे रहे और लोगों का कौन सा चुनाव था उस वक्त? चले ठीक है, चुनाव हमारे मुद्दे में नहीं है। चुनाव से बड़ी मुद्दा इस वक्त राजा, ठीक है राजा रिजवी जी, जनता ठीक है, पार्टी का ठीक जो है, निरंतर राजा शासन है, रिजवी जी, इसको खत्म ये करना जो बहुत जरूरी सवाल है। मेरा देश मैं की पूछ रहा हूँ, ये हमारी आपका तरफ फाइनल देख रही कमेंट भी होगा। राजा जी, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस काफी समय से बैकफुट पर चल रही है, बीजेपी तो अपना वर्चस्व दिखा रही है, क्या वजह मान रहे? क्या कांग्रेस लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही? राहुल गांधी जी का भी आपने यात्रा देखा, भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी वाले कह रहे थे कि आप कांग्रेस नहीं जोड़ पा रहे हैं, आप भारत जोड़ने निकले हैं, और आप न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं। वजह क्या मान रहे हैं, क्यों हाशिए पे चली गई कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के जो मेन वोटर थे, मेन वोटर कांग्रेस का मुसलमान था और दलित भाई थे। तो मुसलमान वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया और दलित भाइयों का वोट मायावती की तरफ चला गया। तो ये जो मेन वोटर कांग्रेस का है वो कांग्रेस की तरफ, और जाहिर सी बात है कांग्रेस पंडितों की पार्टी मानी जाती थी इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की वजह से। तो ये जो मेन उसका वोटर है, मेन स्ट्रीम का वोटर, आप समझिए इनसे अलग हो गया और अलग होकर के वो समाजवादी और बीएसपी में चला गया। तो इस वोटर को ये सजो नहीं पा रहे हैं, इस वोटर को अपनी तरफ नहीं ले पा रहे हैं। ठीक। अब अगर मायावती पर ये जो डोरे डाल रहे हैं या उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी कोशिश यही है कि जो उसके वोटर दलित समुदाय के थे, अगर गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो हो सकता है कुछ इनकी तरफ आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटों को बहुत अच्छे तरीके से ले लिया। लेकिन ठीक है दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात उसको कंप्लीट कीजिए, कम शब्दों में ये फाइनल कमेंट होगा आपका। देखिए, मैं संजीव भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। संजीव भाई उदाहरण दे रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर के। यहाँ तो जो भी अपराधी हुआ है उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। शायद आपका राजस्थान का दृश्य आपने देखा नहीं होगा। राजस्थान के सदन में खड़े होकर के चिल्ला रहे थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा में फेल हुए हैं और हम महिलाओं के अपराध में नंबर 1 प्रदेश बन करके आया है। तो इस तरीके से ये परसेप्शन जारी हुआ है और जनता इस परसेप्शन के साथ बढ़ रही है और जनता ये भी जानती है कि ये गठबंधन। हमारे पास समय की कमी है, बहुत माफी के साथ आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूंगा। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तंजीम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजा रिजवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि बहन मायावती जी क्या इंडिया गठबंधन का पार्ट होंगी या एनडीए गठबंधन का पार्ट होगी? मायावती एक सेट वोट बैंक है और दलितों की बड़ी नेता मानी जाती है, उत्तर प्रदेश में एक जनाधार है। अब क्या मायावती इस बार उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य जगहों पर किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती हैं? बहरहाल इसके लिए थोड़ा समय है, और क्या एकला चलो के पद्धति पर मायावती आगे बढ़ेंगी, इसके लिए भी थोड़ा समय है। आप देखते रहिए बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल।